नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग घटना चक्र को पढ़ रहे थे और आज तीसरा टॉपिक है वर्गिकी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। हम लोग इसको देखते हैं। पहला प्रश्न है, जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? तो सबसे अधिक संख्या कीटों की है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और IAS 1996 में देखिए आया हुआ है। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इसको देख लेंगे। तो अब तक कीटों की संख्या सर्वाधिक है। जीव विज्ञानियों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है, इंसेक्ट की है। कीट जो होते आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं तथा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत कुल ज्ञात जंतु जातियों लगभग जो 15 लाख में से लगभग 60% 9 लाख आर्थ्रोपोड्स संघ के हैं। जंतु जल, स्थल तथा वायु सभी जगहों में पाए जाते हैं। पादप जातियों की बात करें तो इनकी संख्या लगभग 4 लाख है। तो सबसे अधिक क्या है? जीव जगत में कीटों की संख्या सबसे अधिक है। दूसरा प्रश्न है, कथन ए है, अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो कथन और कारण है, इसके हिसाब से बताना है। तो आपको बता दूं, अमीबा विभंजन द्वारा ही जनन करता है और जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता क्या कारण हो सकता है? क्योंकि सभी जो एक कोश के जीव हैं वो अलैंगिक विधियों से ही जनन करते, इसलिए कथन और कारण दोनों सही है और कारण उस कथन की व्याख्या कर रहा है। बात करेंगे हम लोग अमीबा के बारे में। अमीबा एक प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधि द्वारा जनन करते हैं। तीसरा प्रश्न है, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? गर्म रुधिर वाले जो जंतु होते हैं वो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है। समतापी जिसको होमोथर्मल कहते हैं, अर्थात गर्म रुधिर वाले वह जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी जीव आते हैं, जबकि असमतापी के अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। गोल क्रीम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। तो इनमें ऑप्शन नंबर एक गलत है। सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। गोल क्रीम में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर से विद्यमान होता है। उपास्थि मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अरीय सममिति वाले ड्यूटोरोस्टेसी रोस्टोमी यूसिलोमेट यूमेटोजोआ होते हैं। इनकी डिंभक प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है तथा सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक नहीं होते हैं। याद रखेंगे, IAS में हुआ बहुत कठिन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है? तो जो स्टार फिश है वह हम मछली नहीं है। बाकी साप फिश, गिटार फिश, पाइप फिश ये सब मछलियां हैं, लेकिन स्टार फिश मछली नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बात करेंगे हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। कुछ समुद्री जंतुओं के जो नाम होते हैं वो मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछली नहीं है। जैसे जेली फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश,
क्राई फिश, ये सब क्या है, मछलियाँ नहीं हैं। छठा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वास्तविक मीन है? तो जो कैट फिश है वह एक वास्तविक मछली है। यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो रजत मीन, सिल्वर फिश एक छोटा पंखहीन कीट है। क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। जेलीफिश कशेरुकी जंतु नहीं है तथा यह मछली की श्रेणी में नहीं आता है। कैटफिश वास्तविक मीन है। तो याद रखेंगे, रजत मीन जिसे सिल्वर फिश बोलते हैं, क्रेफिश और जेलीफिश ये सब क्या है, मछलियां नहीं हैं, लेकिन जो कैटफिश है वह मछली है, वास्तविक मीन है। बात करें हम लोग सातवां प्रश्न, निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो जो समुद्री घोड़ा होता है यह वास्तविक रूप से मछली होता है। सितारा मछली सितारेनुमा इकाइनोडर्म श्रेणी का एक जंतु है। जेलीफिश आरिलिया को कहते हैं, जो कि संघ सिलेंट्रेट का एक जंतु है। हैगफिश साइक्लोस्टोमेटा समूह का जंतु है, इनके जबड़ों का अभाव होता है। यह भी वास्तविक मछली नहीं है। समुद्री जो घोड़ा होता है, सी हॉर्स या समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। तो जो समुद्री घोड़ा है, या इसको अश्वहीन बोलते हैं, अश्वमीन बोलते हैं, इसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, यह एक वास्तविक अस्थिल मीन होती है। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? तो आपको अभी देखा रिपीट हुआ है, समुद्री घोड़ा एक मछली है। नौवां प्रश्न है, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो जो व्हेल मछली है वह सबसे बड़ा स्तनपायी है। महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको देख लेंगे। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर से अधिक तथा वजन 180 मीट्रिक टन होता है। यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। 10वां प्रश्न देखेंगे, व्हेल निम्न वर्गों में किस वर्ग का प्राणी है? तो व्हेल स्तनपायी है। निम्न में कौन सा स्तनपायी है? तो व्हेल स्तनपायी है। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? तो जो स्पर्म व्हेल है वह दांत वाली व्हेलों में विशालतम होती है। इस प्रश्न को देख लेंगे, यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है यूपीएससी 2023 के लिए। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली व्हेल है। पूर्ण वयस्क नर स्पर्म व्हेल 50 से 55 फीट लंबी और 35 से 45 टन वजनी होती। 13 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं होता? तो एकिडीना अंडे देता है। एकिडीना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी जीव है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, कौन सी ऐसे जीव हैं जो स्तनपायी हैं और अंडे देते हैं? तो एकिडीना एवं प्लेटिपस ऐसा जीव है। 14 नंबर प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपायी कौन है? तो जो चमगादड़ है या पक्षियों तरह उड़ता है लेकिन स्तनधारी है, स्तनपायी है। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। याद रखेंगे, चमगादड़ है तो पक्षी जैसा, लेकिन ये पक्षी वर्ग में नहीं आता है। बार बार यह प्रश्न आता है, तो इसको याद रखेंगे। पूर्ण रूप से निशाचर प्राणी है। यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जो उड़ सकता है, तो इसको याद रखेंगे। निम्नलिखित में देखिए, बार बार रिपीट हो रहा है, निम्नलिखित में उड़ने वाले जीवों में कौन पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़ नहीं आता। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए, समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह, इनमें कौन स्तनधारी है? तो समुद्री गाय और समुद्री सिंह स्तनधारी है, जबकि समुद्री घोड़ा एक मछली है। तो समुद्री गाय एक विशाल शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा एक प्रकार की कशेरुकी मछली है और समुद्री सिंह भी एक स्तनधारी है। 17 नंबर पर बात करेंगे, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन स्तनी में आते हैं। डॉल्फिन एक जलीय जंतु है जिसे स्तनी वर्ग अर्थात मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है। याद रखेंगे, डॉल्फिन भी एक स्तनधारी है। और गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सील किस जाति की है? तो सील भी स्तनपायी है। सील या फोका एक स्तनपायी जंतु है जो गण कार्निवोरा के अंतर्गत आता है। यह एक जलीय चुस्त एवं शक्तिशाली स्तनधारी जीव है जो कि मांसाहारी होता है। सील क्या है? शक्तिशाली स्तनधारी जंतु है जो कि मांसाहारी होता है। शिकार करने के लिए इनके नुकीले कैनाइन दांत पाए जाते हैं तथा तैरने के लिए इनमें चप्पू या फ्लिपर्स उपस्थित होते हैं। निरशंस प्राणी कौन है? तो निरशंस प्राणी ओटर को बोलते हैं। ऊद बिलाव या आटर एक निरशंस प्राणी है जो कि एक स्तनधारी जंतु
है। तो ऊदबिलाव क्या है? यह भी स्तनधारी है, याद रखेंगे। ऊदबिलाव क्या है? यह भी स्तनधारी है। और नृशंस प्राणी कौन है? ऑटर है। ऊदबिलाव भी स्तनधारी जंतु है। व्हेल का शरीर की बात करें, धारा रेखित होता है तथा इसकी त्वचा के नीचे वसा का मोटा स्तर ब्लबर शरीर में ताप रोधक का कार्य करता है। एम्फीबिया बताता है तो जल एवं थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं के बारे में एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग। एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। ये जंतु असमतापी होते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जैसे मेढक, टोड। 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है? तो जानने की इच्छा प्रकट करना यह सबसे पृथक करता है। बुद्धि में मानव सर्वोच्च जंतु है। वर्तमान काल में अगर मानव के आयतन गुहा की बात करें तो 1450 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर है। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक कपी नहीं है? गोरिल्ला, ओरंगुटान, गिब्बन, लंगूर। तो लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता है, याद रखेंगे। गिब्बन, गोरिल्ला और ओरंगुटान कपी वर्ग में आते हैं, लेकिन लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग कपी प्राणी जगत में होमिनोइडेया महापरिवार की सदस्य जानवर जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य सफाएं, हीन कपी या छोटे लघुत्तम आकार के कपी होते हैं जैसे गिब्बन। महाकपी या बड़े आकार के मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, मनुष्य और ओरंगुटान। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता। लंगूर कपी वर्ग में नहीं बल्कि वानर वर्ग में शामिल किया जाता है। लंगूर क्या है? यह कपी वर्ग में नहीं आता बल्कि वानर वर्ग में इसको शामिल किया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है, मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? तो मानव सदृश लघुत्तम कपी कौन है? गिब्बन है, याद रखेंगे। 24 नंबर प्रश्न है, नीलगाय निम्नलिखित में किस कुल में आती है? तो नीलगाय हिरण वर्ग में आती है। नीलगाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। मृग उन जंतुओं को कहा जाता है जिनमें अस्थायी सींग होते हैं, अर्थात हिरणों के श्रृंगाओं के समान नीलगाय के सींग हर साल गिरकर नए सिरे से नहीं उगते। बात करेंगे 25 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में किस जंतु में खुर नहीं पाई जाती? तो गीदड़ में खुर नहीं पाया जाता है। हिरण, जेब्रा, घोड़ा इन सब में खुर पाए जाते हैं, लेकिन किस जंतु में खुर नहीं पाई जाती? तो वह है गीदड़। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। गीदड़ को छोड़कर शेष खुर वाले पशु हैं। गीदड़ कुत्ते के परिवार का एक प्रजाति है। गीदड़ किसके परिवार की है? कुत्ते के परिवार की एक प्रजाति है। सामान्य गीदड़ों का वैज्ञानिक नाम कैनिस ऑरियस है। गीदड़ों के पैर नाखून युक्त गद्दीदार होते हैं। तो जो गीदड़ के पैर होते हैं वह कैसे होते हैं? नाखून युक्त गद्दीदार, इनमें खुर नहीं पाया जाता। 26 नंबर प्रश्न, ऑक्टोपस है। तो ऑक्टोपस एक मृदुकवची मोलस्क है। ऑक्टोपस एक मृदुकवची जंतु है जिसे डेविल फिश के नाम से जानते हैं। यह एक सिफेलोपॉड मोलस्क है जिसमें 8 मुखीय भुजाएं पाई जाती हैं। इनके सिर में मुख तथा 2 बड़े नेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी भुजाओं पर 2 पंक्तियों में चूसक पाए जाते हैं। सबसे बड़ा आकशेरुकी है। तो सबसे बड़ा आकशेरुकी स्क्विड है। सबसे बड़ा आकशेरुकी जानवर कौन है? स्क्विड। कोलासल स्क्विड सबसे बड़ा आकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो सकता है। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा आकशेरुकी है। यह अधिकतम 12 से 14 मीटर तक लंबा हो जाता है। तो महत्वपूर्ण हो सकता है अगर पूछ लिया गया तो। बात करेंगे 28 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? तो केकड़ा, इन बरूथी, मकड़ी और बिच्छू। इसमें केकड़ा इन तीनों वर्ग में शामिल नहीं है। केकड़े का वर्ग है मैलेकोस्ट्रेका, बरूथी का वर्ग है एरिक्निडा, बिच्छू का वर्ग है एरेक्निडा और मकड़ी का वर्ग है एरेक्निडा। तो कह रहा कि कौन सा इन 3 वर्गों से भिन्न है? तो केकड़ा किस वर्ग का है? मैलेकोस्ट्रेका वर्ग का केकड़ा है। तो यही भिन्न है। बाकी बरूथी का वर्ग हो गया, बिच्छू का वर्ग हो गया, मकड़ी का वर्ग हो गया, एरेक्निडा कहलाता है।
केकड़ा अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म की बीमारी है कुक्कुटों की। व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है कुक्कुटों की, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बात करें हम लोग टिक और माइट वास्तव में क्या है, तो टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी हैं। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट्स परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी हैं। अधिकांश टिक कशेरुकी जीवों के बाह्य परजीवी होते हैं, जबकि माइट जो होते हैं या माइट जो होते हैं वो परजीवी तथा स्वतंत्र जीवी होते हैं। जुगनू होता है, जुगनू एक कीट है, याद रखेंगे जुगनू क्या है, एक कीट है, महत्वपूर्ण हो सकता है। जुगनू या खदोत कीटों का एक परिवार है। इनके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपनी संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया कि जुगनू की चमक जो है वह ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। तो जुगनू क्या होता है, इनके पंख होते हैं, ये जीव दीप्त उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों को शिकार के लिए इसका उपयोग करते हैं। जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। बात करेंगे 32 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है, बाकी खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर, मकड़ी जो है यह कीट नहीं है। मकड़ी वर्ग एरेक्निडा तथा क्रम एरैनी का एक जंतु है जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जाला बनाती है। सभी मकड़ियाँ परभक्षी होती हैं। सभी जो मकड़ियाँ होती हैं वो परभक्षी होती हैं, प्रीडेटर्स होती हैं। अन्य विकल्प की बात करें अगर हम लोग, तो जंतु कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जो जंतु होता है वह कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इनमें 3 जोड़ी अर्थात 6 पादप पाए जाते हैं, जो कि सभी कीटों का विशिष्ट गुण है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। मकड़ी जो है वह कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती है क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं। मकड़ी कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आती, क्यों? क्योंकि इनके 8 पाद पाए जाते हैं और कीटों में 8 पाद नहीं होता है, इसी वजह से मकड़ी को कीट वर्ग से बाहर रखा जाता है। बात करेंगे 33 नंबर प्रश्न, मकड़ी कीट से भिन्न है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। निम्नलिखित में कौन कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है। देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, मकड़ी कीट नहीं है। बात करेंगे निम्नलिखित में किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है, तो तिलचट्टा का रक्त सफ़ेद होता है। ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग न करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता। कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है। कॉकरोच के शरीर के प्रत्येक खंड में स्थित ट्यूब की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाओं तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है। इनका रक्त रंगहीन या सफ़ेद रंग का होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसका, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए इस पर थोड़ा रोक रहा हूँ, किस जीव का रक्त सफ़ेद होता? तिलचट्टा का। कई बार पूछा गया, अभी देखिए प्री 2019 में पूछा गया रिसेंटली, लेकिन फिर पूछा जा सकता है 23 में। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि ऑक्सीजन हेतु हीमोग्लोबिन का प्रयोग ना करने के कारण तिलचट्टे के खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। जो तिलचट्टा है इसका क्या होता है, खून का रंग लाल नहीं बल्कि रंगहीन होता है। और कॉकरोच के रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता। इनका जो रक्त होगा वह होगा रंगहीन या सफ़ेद रंग का। जब चींटियाँ काटती हैं तो वह अंतःक्षेपित करती हैं फार्मिक अम्ल। चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फार्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द तथा चुनचुनाहट का आभास होता है।
तो जब चींटियाँ काटती हैं तो कौन सा अम्ल निकलता है? फार्मिक अम्ल, इसको याद रखेंगे। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, मकड़ियों द्वारा जो रेशम उत्पादन होता है उसको गास्मिर रेशम कहते हैं। बात करेंगे 38 नंबर प्रश्न का। कह रहा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सही है? तो फीता कृमि उभयलिंगी है, गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, फाइलेरिया सूत्रकृमि से होता है, और गिनी कृमि एनेलिड है। तो क्या क्या इसमें सही नहीं है? तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, चौथा गलत है। फीता कृमि क्या है? उभयलिंगी है। गोल कृमि क्या है? इनके अलग अलग लिंग होते हैं। फाइलेरिया सूत्र कृमि से होता है। बात करेंगे हम लोग इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 हो जाएगा। बात करेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो गिनी कृमि या एक सूत्र कृमि है जिसका जंतु वैज्ञानिक नाम ड्रैकेनकुलस मेडिनेंसिस है। यह मनुष्य तथा कुछ दूसरे स्तनियों का परजीवी जंतु है जिसके संक्रमण से शरीर में दमा, उल्टी, खुजलाहट, इओसिनोफिलिया, इसनोफिलिया जिसको बोलते हैं, इत्यादि के लक्षण प्रकट होते हैं। ये सब शरीर में इस परजीवी के विषैले पदार्थ के प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? घरेलू मक्खी, खटमल या तोता, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। तो जो मच्छर होता है, चमगादड़ होता है, उल्लू, इस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर हैं। 40 नंबर प्रश्न है, मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल मादा रक्त चूसती है? बिल्कुल सही है। केवल नर रक्त चूसते हैं? तो नर रक्त नहीं चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है। मादा पौधों का रस चूसती है? गलत। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं? गलत। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं। तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 और 5 सही है। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। आरो प्री 2016 में यह प्रश्न आया हुआ था। केवल मादा मच्छर ही गर्म रुधिर वाले कशेरुकी पक्षियों एवं स्तनियों का रुधिर चूसती हैं और बाह्य परजीवी के रूप में होती। नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी मादाएं भी फल फूलों का रस चूस सकती हैं। मादा मच्छर सामान्यतः नर मच्छर से बड़े होते हैं। तो नर मच्छर जो होते हैं, इनके जान लीजिए पहली बात यहीं पे, नर मच्छर रुधिर नहीं चूसते, ये अपना पोषण फल फूलों के रस से करते हैं। कभी कभी जो मादाएं होती है यही फल फूलों को रस चूस लेती हैं, लेकिन जो मादा मच्छर होते हैं यही काटती हैं रात में सामान्यतः, और नर मच्छर से बड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? जो ऊँट होता है वह जल का संग्रह अपनी आंत में कर लेता। ऊँट, जिसको हम लोग रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। इनका शरीर क्योंकि पूर्णतया मरुस्थल के प्रति अनुकूलित होता है, इनके पैर गद्देदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर जल का संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। बात करेंगे 42 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? तो उसका नाम है कंगारू चूहा। यह बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है, कंगारू चूहा। बात करेंगे 43 नंबर प्रश्न का, निम्नलिखित में कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो जो कंगारू चूहा है वह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। बात करेंगे 44 नंबर प्रश्न, सर्पों की विष ग्रंथियाँ किसकी समांग है? तो सर्पों की जो विष ग्रंथियाँ हैं वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान हैं, याद रखेंगे। 45 नंबर प्रश्न है, सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं जंभिका दंत के। बहुत महत्वपूर्ण है, यूपी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ है। तो जो विषैले सांप होते हैं इनके जो जहरीले विषदंत होते हैं वो जंभिका दंत के रूपांतरित रूप हैं। 46 नंबर प्रश्न, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप शैलोद वृक्ष, मतलब शैल मतलब पत्थर पर उगने वाला शैलोद वृक्ष। 47 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो घटपर्णी
कीटों को हरने वाला यह पादप है, महत्वपूर्ण है। बात करेंगे घटपर्णी के बारे में, तो घटपर्णी पिचर प्लांट पौधा शिकार पकड़ने की अपनी बनावट के कारण मांसभक्षी पौधे के रूप में जाना जाता है। घटपर्णी पौधे में फंसे कीट उसमें एकत्रित विषैले द्रव से मर जाते हैं। बात करेंगे 48 नंबर प्रश्न के बारे में। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घाट में रूपांतरित होता है? तो पत्ता जो होता है वही घाट में रूपांतरित होता है। इस प्रश्न को जरूर देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण लगा दिया हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो जो पत्ता होता है वृक्षों का या घटपर्णी का, वही घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी मांसाहारी कीटभक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनिज या अम्लीय मृदा में उगते हैं तथा जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। इन पौधों की पत्तियों के पर्णपलक कलश या सुराही की भांति विकसित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे ही कोई कीट पत्तियों के अंदर प्रविष्ट होता है वैसे ही कलश के ढक्कन द्वारा ढक लिया जाता है और पाचक एंजाइमों द्वारा नाइट्रोजन का पाचन घटपर्णी द्वारा किया जाता है। 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ईस्ट किन्नमन से सुमेलित है, कैसीन दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा आवृतबीजी। तो ईस्ट सही है किन्नमन से, कैसीन सही है दूध प्रोटीन से, एलोवेरा सही है आवृतबीजी से। लेकिन घटपर्णी परजीवी आवृतबीजी से संबंधित नहीं है। घटपर्णी या नेफंथीज इसी को बोलते हैं का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। यह प्रायः ऐसे स्थान पर उगता है जहाँ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसकी पूर्ति वह कीटों को पचाकर करता है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अमरबेल तना परजीवी, चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप या एपीफाइट, घटपर्णी जलोदविद। घटपर्णी नेफंथीज कुल का एक कीटभक्षी पौधा है। ये पौधे मुख्यतः शाक होते हैं और दलदली या अधिक नम स्थानों पर उगते हैं। जलोदविद से आशय अंततः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है। जलोदविद से आशय अंततः अथवा पूर्णतः जल निमग्न पौधे से है। इस प्रकार के पादप जलीय पर्यावरण में रहने एवं विकसित होने के लिए अनुकूलित होते हैं। चंदन आंशिक मूल परजीवी होता है। नेफंथीज खसियाना जिसको बोलते घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है हिमालय में। नेफंथीज खसियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। ये प्रश्न याद कर लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो नेफंथीज घसियाना घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़ियों में पाया जाता है। 52 नंबर प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने से हल्दी प्राप्त होती है, याद रखेंगे। पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा प्रकंद है जो कि एक अंतःभौमिक रूपांतरित तने का एक प्रकार है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा है। हल्दी का पौधा एक प्रकंदीय बहुवर्षीय शाकीय पौधा जिसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लांगा, वानस्पतिक नाम क्या हल्दी का? कुरकुमा लांगा है तथा यह एक कुल जिंजीबेरेसी के अंतर्गत आता है। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा सकरंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। तो कुल जिंजीबरेसी के अंतर्गत आता था। इसकी उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय दक्षिण एशिया है जिसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में किया जाता है। बात करेंगे 53 नंबर प्रश्न, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है प्रकंड। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है। तो लीची को ड्रूप या नट में रखा जाता है, याद रखेंगे। तो लीची एक उष्णकटिबंधीय फल है या सोपबेरी परिवार का मेंबर है या एक प्रकार का ड्रूप है। लीची क्या है? एक प्रकार का ड्रूप है। ड्रूप ऐसे फल को कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गूदे के अंदर एक सख्त गुठली हो। निम्न औद्योगिक भूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में
कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो वह है शकरकंद। शकरकंद कावालुबेसी कुल का एक वर्षीय पौधा है। यह एक सपुष्पक पौधा है जिसकी रूपांतरित जड़ की उत्पत्ति तने के पर्व संधियों से होती है जो जमीन के अंदर प्रवेश कर फूल जाती हैं। तो इस वीडियो के में 55 प्रश्न यहाँ पे करा दिया गया है। पीछे थोड़ा नॉइज होने लगी है तो 55 प्रश्न इस वीडियो को रोक रहे हैं। इसका जो पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2 उसमें 144 प्रश्न तक आपको करा दिया जाएगा जो अब तक बहुत सारी परीक्षाओं में आए हुए हैं। उनमें 55 या 56 हो चुका है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त हो रहा है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, बने रहें। इसका जो सेकंड पार्ट होगा, इसमें कुल 144 प्रश्न है, जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें आ जाएगा। अभी 55-56 प्रश्न है और यह बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। समझ लीजिए, यहाँ देख रहे हैं बार बार यहाँ से प्रश्न आए हुए एग्जाम में। तो वीडियो पे समाप्त हो रही है। पसंद आए तो एक बार फिर से जरूर कहूँगा कि लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी कहना है तो कमेंट करिए। धन्यवाद।